बात करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और आज की पहली बड़ी खबर है बांग्लादेश क्या इस्लामिक राष्ट्र बनने जा रहा है। बांग्लादेश में क्या इस्लाम का शासन स्थापित होने जा रहा है। 1,35,00,000 हिंदू रहते हैं, क्योंकि वहां हुआ क्या, शेख हसीना बांग्लादेश से निकली और उसके बाद वहां कट्टरपंथ हावी हो गया। मोहम्मद यूनुस आ गए, खालिदा जिया जेल से बाहर आ गई हैं और जमात का शासन। हिंदुओं पर हिंसा की आज की तस्वीर, एक गांव में आग लगा दी है, हिंदुओं के गांव को जला दिया है। ये एक तस्वीर आपको नजर आ रही है, कैसे चुन चुन कर हमले हो रहे हैं। ये हमले, हिंसा अभी भी जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है ये पूरा गांव हिंदुओं का था और इसमें लोगों ने आकर हमला किया है, फूंक डाले घर के घर, चुन चुन कर घरों में आग लगा दी है। उसके बाद आप देख रहे हैं आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही, ये सब हिंदुओं के घर हैं। और हालात जैसे बांग्लादेश में है, उसके बाद देखिए बॉर्डर के हालात। बॉर्डर पर देख रहे हैं पानी के जरिए, क्योंकि कटीली तारों से नहीं आ सके तो पानी के जरिए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह ये दाखिल हो जाए भारत में। देखिए ये बांग्लादेशी सब खड़े हैं, पानी में खड़े हुए। ऊपर देखिए बीएसएफ के जवान भी खड़े हुए, हाथ उठा रहे हैं। बीएसएफ ने इन घुसपैठ करने वालों को रोका है। बीएसएफ के लिए चुनौती बढ़ गई है। बांग्लादेश में हिंसा हो रही, देखिए लाइन से दर्जनों सैकड़ों पानी में खड़े हुए हैं। किस तरह पानी के जरिए सीमा पार करके भारत में आने की कोशिश है, क्योंकि इन्हें पता है कि बांग्लादेश में रहेंगे तो जान बचना मुश्किल है। इसलिए अभी जिंदगी की जंग है, खुद की जान बचानी है। इसलिए बांग्लादेश से किसी भी कीमत पर भारत आने की तैयारी में है और उम्मीद में है कि भारत हमें शरण देगा, भारत हमें रखेगा। ऐसे हालात में सिर्फ ये एक तस्वीर नहीं है, हिंदू ही नहीं भारत से भी नफरत है। इसलिए देखिए तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय सेना का स्मारक है जिसे बांग्लादेश में तोड़ दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। हिंदुओं के साथ साथ इस तरह की भारत से जुड़ी हुई चीजें भी इनके निशाने पर हैं, जिस पर ये अटैक और हमला कर रहे हैं। और इसीलिए हिंदू बांग्लादेश का नाराज है। तस्वीर देखिए हिंदू बहुल इलाका गोपालगंज बांग्लादेश का, जहां आज हिंदू सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है, इसी वजह से कि लगातार हिंसा हो रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन सोचिए ये जो हालात बने हुए, ये हालात नहीं सुधरे। जिस तरफ ये बढ़ रहे हैं वो बता रहा है कि अब बांग्लादेश में कट्टरपंथ हावी हो चुका है। जमात की एंट्री हो गई, जो कट्टरपंथी समर्थक हैं। अल कायदा की नजर बांग्लादेश पर है, बांग्लादेश को शाबाशी दे रहा है, उनके कट्टरपंथियों को शाबाशी दे रहा है और कह रहा है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाओ, इसे, इसमें शरिया लागू करो। ये रिपोर्ट देखिए। क्या बांग्लादेश में इस्लामिक राज आने वाला है? क्या बांग्लादेश अब शरिया से चलेगा? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राह पर है पड़ोसी? हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सत्ता में पाक परस्त जमात इस्लामी और खालिदा जिया की ताकत बढ़ने के बाद बांग्लादेश कट्टरपंथ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुओं के खिलाफ नफरत सड़कों पर देखी जा रही है। कई बड़े आतंकी संगठनों की नजर बांग्लादेश पर है। हिंसा और कट्टरपंथ आतंकी संगठनों के लिए खाद और पानी है। इसलिए बांग्लादेश का इस्लामिक मुल्क बनने का खतरा बढ़ गया है। अल-कायदा से लेकर पाकिस्तान और खालिदा जिया की पार्टी के साथ ही कट्टरपंथी जमात इस्लामी भी बांग्लादेश का चरित्र और चेहरा बदलने पर उतारू है। अब देखिए जरा क्या हालात है। मैं क्यों कह रहा हूं कि बांग्लादेश में इस्लामिक राज आ सकता है।
आप एक एक को सुनेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। आप देख रहे हैं ये खालिदा जिया है जो पूरी तरह से पाकिस्तान की समर्थक है। जब भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग करने में भूमिका निभा रहा था तब ये पाकिस्तान की तरफ खड़ी थी। ये जमात के नेता हैं जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में शामिल है और ये भी जमात भी उस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तो आखिर क्या होगा इस देश का? बांग्लादेश में अस्थिरता के बीच कट्टरपंथियों को मौका मिल गया है। बांग्लादेश को कट्टर मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी हो रही है। आतंकी संगठन अलकायदा ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। शेख हसीना की सरकार गिरने से अलकायदा सबसे ज्यादा खुश है। बांग्लादेश में अस्थिरता का फायदा उठाने की ताक में है अलकायदा। अलकायदा की दक्षिण एशियाई शाखा ने बयान दिया है कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के लिए पैर पसारने का मौका है। अलकायदा की तरफ से 12 पन्नों का संदेश जारी किया गया है। इस्लामिक शासन स्थापित करने के प्रयासों में तेजी लाने को कहा है। क्रांति के नेताओं को बांग्लादेश में इस्लामिक सरकार बनाने की सलाह दी गई है। ऐसे नेताओं को नई सरकार कठोरता के साथ इस्लामिक नियमों को लागू करे। अलकायदा ने सेना प्रमुख को भी हटाने की मांग की है। अलकायदा का कहना है कि इस्लामिक राष्ट्र के बीच यही कांटा है तुम्हारा सेना प्रमुख, इसे हटा दो। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी और खालिदा के हसीना के विरोध में रही। ये दोनों हसीना के विरोध में थे। आरक्षण पर आंदोलन में खालिदा जमात के समर्थक भी शामिल थे और जमाते इस्लामी पर बैन के बाद बांग्लादेश के हालात बेहद खराब हो गए। शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता था। खालिदा के साथ ही जमाते इस्लामी पाकिस्तान समर्थक हैं। ये दोनों शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद खालिदा और जमात मौका तलाश रहे। अंतरिम सरकार बनते ही जमाते इस्लामी से प्रतिबंध हटा दिया गया जो शेख हसीना ने लगाया था। शेख हसीना ने कट्टरपंथियों और भारत विरोधी पर लगाम लगाई हुई थी, लेकिन तख्ता पलट के बाद विदेशी शक्तियां साजिश में जुट गई। बांग्लादेश के 8% हिंदू शेख हसीना को समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया भी रिहा हो चुकी हैं, जेल से बाहर आ गई। देखिए दो चीजें, जमात से बैन हट गया, खालिदा जिया जेल से बाहर आ गई। अब वो बांग्लादेश में सरकार में वापसी की कोशिश में जुटी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का वोट खालिदा को पहले भी नहीं मिलता था। खालिदा का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट में पाक की भूमिका सामने आई है। ऐसे में खालिदा पाक के इशारे पर कट्टरपंथियों को खुश कर सकती हैं। बांग्लादेश में सत्ता हासिल करने के लिए खालिदा कुछ भी कर सकती हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र साहब। शैलेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अलकायदा बधाई दे रहा है, जमात अलकायदा कह रहा है शरिया लागू करो, जमात भी सत्ता में आ गई है, पाक का समर्थन करते थे ये सब। अब सवाल ये है क्या बांग्लादेश वाकई, दर्शकों को बताइए, इस्लामिक रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहा है? जिस तरीके से अल कायदा ने स्टेटमेंट दी है बांग्लादेश के उथल पुथल के ऊपर, तख्ता पलट के ऊपर, उन्हें बधाई दी जा रही है। साथ ही साथ जमायत सरकार में आ गई है, ऐसा भी कहना उनका है। और अब उससे ऊपर बात है कि पाकिस्तान उसके फुल सपोर्ट में उतर रहा है। ये अगर तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो दिख रहा है ऑन ग्राउंड कि ये कोई छात्र आंदोलन नहीं था, ये हसीना को हटाने का आंदोलन भी नहीं था, ये एक बांग्लादेश को मुस्लिम राज्य बनाने के लिए, मुस्लिम देश बनाने की मुहिम है जो चारों तरफ से कंस्पिरेसी के तौर पर बांग्लादेश को घेर रहा है और उसे एक कट्टर मुस्लिम देश बनने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर हैं वो भी इस बहकावे में आए हुए हैं। और ओवरऑल एक दिख रहा है कि यस, बांग्लादेश में इस बात का खौफ और डर इमीडिएटली काफ़ी हाई है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। आइए अब मैं आपको बताऊं, एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि आखिर हो क्या रहा है। ये हिंदुओं से नफरत नहीं, भारत के खिलाफ भी वही नफरत है। एक तस्वीर देखिए जरा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आपको याद होगी जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश बना, उसके बाद की तस्वीर। पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था। यही हूबहू तस्वीर अगली मैं आपको दिखाऊंगा बांग्लादेश में बनाई गई। उसी तरह के स्टैच्यू बनाए गए। ये तस्वीर अगली देखिए जरा, ये देख रहे हैं, ये बांग्लादेश में बनाया गया था। भारतीय सेना की जीत का स्मारक था कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अब पाकिस्तान समर्थित ये बुत देख नहीं सकते हैं तस्वीर। अगली तस्वीर देखिए। पाकिस्तान समर्थकों ने क्या किया? पाकिस्तान समर्थकों ने वहां जाकर तोड़फोड़ की, उसे उजाड़ दिया, खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। यही नफरत भारत के खिलाफ
और प्रेम पाकिस्तान से है। एक और तस्वीर दिखाऊं, और इसीलिए भारत में इसका गुस्सा देखने को मिल रहा है। भारत में भी प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर निकले हैं और लोगों की मांग है कि बांग्लादेश के हालात पर काबू पाया जाए। और इस बीच भारत में एक बड़ी बैठक हुई है, क्योंकि संघ भी चिंतित है। संघ लगातार नजर बनाए हुए है बांग्लादेश पर कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की संघ के साथ एक बैठक हुई है। इस बैठक का मकसद क्या था, ये मैं आपको बताऊं। आखिर इस बैठक में क्या हुआ? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर यह बड़ी बैठक हुई है जो हो रहा बांग्लादेश में। भारत सरकार की बांग्लादेश के हालात पर नजर है। प्रधानमंत्री मोदी को हर एक अपडेट दिया जा रहा है। हिंदुओं पर हिंसा को लेकर बीजेपी संघ की बैठक हुई। राजनाथ सिंह के घर पर करीब 5 घंटे तक यह बैठक चली है। इस बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद थे। संघ की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले और अरुण कुमार मौजूद थे। बांग्लादेश के हालात पर संघ ने पहले भी चिंता जताई है। इस बैठक में बीजेपी के अगले अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की अपील की। साथ ही भारत सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है और इस बैठक में इसी साल होने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। तो न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में इस पर आवाज उठ रही है। आज भी जो प्रदर्शन हुए देख रहे हैं टोरंटो में, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए यह प्रदर्शन हुआ है। टोरंटो की तस्वीर आप देख रहे हैं। We want justice! 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 We want justice! We want justice! अगली तस्वीर देखिए ब्रिटेन में। टोरंटो के बाद ये ब्रिटेन की तस्वीर आप देख रहे हैं। ब्रिटेन में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे आवाज पूरी दुनिया में जाए। बचाना हो बांग्लादेशी हिंदू भाई बने दे, बचाना हो बांग्लादेशी हिंदू भाई बने दे, बचाना हो बांग्लादेश is calling, Bangladesh is crying, Bangladesh is crying, stop Hindu genocide। अब आपको बताऊं कि बीबीसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उस पर चुप और खामोश है। आज हिंदू बीबीसी दफ्तर के बाहर पहुंचे और सवाल किया कि आखिर बीबीसी चुप क्यों है। सुनिए। हम बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद की अपील करते हैं। दुनिया भर में हिंदुओं पर हमले के मुद्दे को उठाया जाए। साथ ही बांग्लादेश की सरकार से इसे रोकने को कहा जाए। कट्टरपंथियों पर वहां की सरकार जल्द से जल्द काबू करे। दुर्भाग्य से हमने अब तक बीबीसी में ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। बीबीसी आखिर चुप क्यों है? हम बीबीसी से उसकी चुप्पी पर सवाल पूछ रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया से हमें सवाल पूछने का अधिकार है और वो बताएं इस मामले पर आखिर चुप क्यों हैं। आइए अब मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेशी हिंदू अब अपनी मांग सामने रख रहे हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। ये लेटर वायरल है। बांग्लादेशी हिंदू संगठनों ने इस चिट्ठी को लिखा और कुछ मांग की अपनी सुरक्षा के लिए। जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, इन हालातों के मद्देनजर उन्होंने कुछ डिमांड सामने रखी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर गुस्सा भी है। बांग्लादेशी हिंदू संगठनों ने सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में हिंदुओं पर तुरंत हमले बंद करने की मांग की है। पत्र में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र है। हमला रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की अपील की गई। संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 10% सीटें रिजर्व हो, जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं को सही प्रतिनिधित्व मिले। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना की जाए, जिससे बांग्लादेशी हिंदू देश के विकास के साथ जुड़ सके। अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन हो, जिससे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हिंसा से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए और तोड़े गए मंदिरों को दोबारा बनाया जाए। ये मांग उठी है बांग्लादेशी हिंदुओं की तरफ से। अब सुनिए जरा, बांग्लादेशी हिंदू जिस हाल में है वो तो आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी ये चाहते हैं, ये मांग कर रहे हैं कि वो भी भारत में आ जाएं, भारत में सुकून से और सुरक्षित रह तो सकेंगे। पाकिस्तानी हिंदुओं को सुनिए जरा। हमारा मुल्क नहीं है, तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ, इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सारा दिन खेती बाड़ी करते, ऐसी हालत है हमारी। अभी क्या करें? हमारे बच्चे डरपोक हो गए।
क्या करे और बच्चे डरते हैं। हाँ पर डरते नहीं, मुसलमान ये सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करे और एक लड़का हमारा भांजा वही मुसलमान बना हाँ, के वो लेके मैंने हाँ, पहला वीडियो पोस्ट किया। हाँ वो आपके ही परिवार में। हाँ हमारे परिवार में। तो अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। तो फिर क्या करे और ये मुसलमान इलाका है, हमारा इलाका नहीं है, हम भाग चले इंडिया। कोई मदद करने वाला नहीं है, बस ये ट्रेन खोल दे हम अपने गांव चले जाएं, वहाँ हमारे को कोई टेंशन नहीं। वहाँ पे कहाँ जाना चाहते हो? इंडिया जाना चाहते हैं। इंडिया जाना जी हाँ। यहाँ से क्यों निकल रहे हो? मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आप ये कौन है हमारा? मैं हूँ आपकी, बाकी सब है आपके। कोई भी नहीं है हमारा। मजदूरी करते हैं तो मजदूरी मिलती नहीं है, काम करते हैं तो पैसे मिलते नहीं है। हालात बहुत मुश्किल है यहाँ मुश्किल पर। है। हालात मुश्किल है। यहाँ आना कोई नहीं चाह रहा है, जाना चाह रहा है, बस किधर भी इधर से निकले बस। इंडिया जाके आपको लगता है आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, हमारे बदल जो जाएगी? रिश्तेदार वहाँ गए वो बिल्कुल सुकून से गुजार रहे हैं। वो बोला है बिल्कुल इधर अमन लगा पड़ा, तुम भी इधर आ जाओ। उधर इधर सही है, उधर 500 भी दिहाड़ी कमाते हैं, उनका राशन सही चल रहा है। तो आपने सुन लिया पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू क्या कह रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही थी, उस बीच लोगों में गुस्सा था, तो एक तस्वीर सामने आई, रोहिंग्याओं के साथ मारपीट की तस्वीर सामने आई। एक शख्स ने हमला कर दिया जो रोहिंग्या भारत में रहते हैं, उनके कैंप्स पर वहां लाठी डंडे चलाए और कैंप तोड़ दिए। लेकिन लेकिन भारत में एक्शन होता है इस तरह की चीजों पर। अभी वो सलाखों के पीछे ये पिंकी चौधरी हैं जिन्होंने रोहिंग्याओं पर हमला किया, रोहिंग्याओं पर लाठियां चलाई, उनके कैंप तोड़ दिए, उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया, हवालात में। लेकिन इस बीच ये फर्क है हिंदुस्तान में और दूसरे मुल्कों में। इस बीच सियासतदान क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई भी समुदाय, चाहे वो बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। प्रियंका ने आज लिखा, पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली हैं। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे। वहां की सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेगी। बहुत देर कर दिया प्रियंका ने ट्वीट करने में। मायावती कह रही है बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज और अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हैं, उन पर पिछले कुछ दिनों से हो रही हिंसा अति दुखद और चिंतनीय है। इस मामले को केंद्र सरकार गंभीरता से ले। अब देखिए जरा, ये आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे हैं भारत में रहने वाले सियासतदान। लेकिन खबर यह है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस प्रमुख हैं। मोहम्मद यूनुस सामने आया आज, और खबर यह भी है कि वो हिंदुओं से और जिनके ऊपर हमले हुए, हिंसा हुई, उनसे मिलना और मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आज माफी मांगी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं से माफी मांगी है। वो कह रहे हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। देखिए क्या हालात है। यह है मोहम्मद यूनुस। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर बांग्लादेश की सरकार अब जागी है या जागने का दिखावा कर रही है। अंतरिम सरकार ने हिंदुओं पर हिंसा पर चिंता जताई है। मोहम्मद यूनुस ने हिंदू छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है और हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएंगे। ये कहा, सरकार ने माना कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में हम नाकाम रहे। गृह विभाग के सलाहकार शखावत हुसैन का बयान आया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में चूक हो गई है। हुसैन ने हिंदुओं से इसके लिए माफी भी मांगी है। यूनुस ने भी हिंसा रोकने की भावुक अपील की है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी करीब 8% है। तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं पर हमले लगातार जारी हैं और 52 जिलों में हिंदुओं पर 205 हिंसक हमले हुए हैं। सरकार अब कह रही है कि हम कोशिश करेंगे कि अब ये आगे ना हो। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्रालय के सलाहकार हैं शखावत हुसैन। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की सुरक्षा करना बहुसंख्यकों का परम कर्तव्य है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जवाब देना होगा कि वे सुरक्षा प्रदान करने में विफल क्यों रहे। मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफी मांगता हूं।
हम अशांति के दौर से गुजर रहे हैं। पुलिस खुद अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं समाज से आग्रह कर रहा हूं कि उनकी रक्षा करें। वे हमारे ही भाई हैं और हम सभी एक साथ बड़े हुए हैं। अब देखिए जरा, यूनुस अंतरिम सरकार के चीफ हैं, बाहर आ गए, बता तो रहे हैं और कह तो रहे हैं कि हिंदुओं से माफी मांगता हूं, लेकिन देखिए यूनुस के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। यूनुस आज जेल में होते, लेकिन सरकार के मुखिया बनने के बाद इनके ऊपर लगे सारे मुकदमे वापस हो रहे हैं एक एक करके। भ्रष्टाचार के आरोप धुलते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है देखिए जरा, कैसे बरी हो गए हैं कई बड़े बड़े मामलों से, आरोपों से। अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस को यह राहत मिल गई है और भ्रष्टाचार के सभी मामले में यूनुस को बरी कर दिया गया है। बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने इन्हें बरी कर दिया है। 4 दिन पहले ही यूनुस को एक और मामले में राहत मिली थी। बांग्लादेश के एक श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में बरी हुए। अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने के बाद यह राहत उन्हें मिली है। इस मामले में मोहम्मद यूनुस को जेल की सजा हुई थी, बाद में सजा को निलंबित कर दिया गया। यूनुस को शेख हसीना का धुर विरोधी भी माना जाता है। शेख हसीना सरकार में यूनुस पर कई मामले दर्ज हुए थे। कई और मामलों में से जल्द ही यूनुस को राहत मिल सकती है। ये था यूनुस के ऊपर जैसे जैसे मामले दर्ज हुए, करप्शन के मामले, कहा जाता है हसीना ने साजिशन दर्ज करवाए, उन सब से अब बरी हो रहे हैं सत्ता में आने के बाद। हमारे साथ जुड़ रहे हैं के सिन्हा साहब। मेजर जनरल के सिन्हा, सवाल ये, क्या यूनुस का जो हालात आप देख रहे हैं, क्या यूनुस देश संभाल पाएंगे? बांग्लादेश का भविष्य क्या लग रहा है आपको? यूनुस साहब जो है वो उनका एक लीनिंग है टुवर्ड्स दैट, एंड एक उनका एक चेहरा है और उनका बहुत लगाव है स्टूडेंट, खास करके जो इस्लामिक छात्र सहाबीर है। जमात इस्लामी के साथ उनका क्योंकि बहुत नज़दीकी रिश्ता है, कट्टरता का रिश्ता है, ISI का सपोर्ट है। अमेरिका भी उनके ही थ्रू ये काम कर पाता है बांग्लादेश में। चाइना भी इसमें आंख मूंद लेता है, पैसे मुहैया करवाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की चीज़ों। 84 ईयर्स के हो चुके हैं, फिजिकली उतना वो एक्टिव नहीं है और थोड़ा मॉडरेशन की तरफ ज़्यादा है, तो ये तो कुछ ऐसे मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे। जी सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन सोचिए इस हालात के बीच क्या हो रहा है। आपको बताऊं, ये देख रहे हैं आप, BSF ने घुसपैठ रोकी है। ये लोग घुसपैठ की फिराक में थे, भारत में घुसने की फिराक में थे, क्योंकि हालात ऐसे हैं। BSF के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। BSF को अब पानी में भी निगरानी करनी पड़ रही है। BSF का काम बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, उसके बाद देखिए जरा, BSF की ड्यूटी और ज्यादा बढ़ गई है। पानी में भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है घुसपैठ रोकने के लिए। बांग्लादेश के हिंसा के बाद भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। बॉर्डर पर हजारों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अवैध घुसपैठ को रोकने की भी पूरी तैयारी भारतीय सेना ने कर ली है। अलग अलग बॉर्डर से अवैध घुसपैठ की दरअसल कोशिश जारी है। आप देख रहे हैं, जहां जहां भारत बांग्लादेश की सीमाएं हैं और पानी है, वहां इस तरह से बोट के जरिए पेट्रोलिंग करती है BSF। BSF के जवान 24 घंटे डटे हुए, जमीन के साथ समंदर में भी सख्त निगरानी की जा रही है और कोस्ट गार्ड ने समुद्री बॉर्डर पर भी गश्त को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आपको बताऊं, 2 से 3 जहाजों को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। खासतौर पर सुंदरबन और क्रीक क्षेत्रों में जहाजों और नाव की गश्त बढ़ा दी गई है। हल्दिया के साथ साथ पारादीप और गोपालपुर में भी निगरानी रडार एक्टिव कर दिए गए और किसी भी अवैध गतिविधि पर रडार की नजर होती है। 24 घंटे तटों की 24 घंटे तक निगरानी की जा रही है। ये हालात है इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग घुसपैठ करने में कामयाब हो गए, भारत में घुस आए अंदर। देखिए जरा, ये वो घुसपैठिए बताए जा रहे हैं जो भारतीय सीमा में अंदर दाखिल हो गए। उसके बाद इन्हें BSF ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया BSF ने इन घुसपैठ करने वाले लोगों को। आइए अब आपको बताऊं कि देखिए, जिन्हें गिरफ्तार किया गया ये कौन लोग थे। दरअसल ये सब भारत में एक खास मकसद से घुसे थे, जिन्हें BSF ने पकड़ा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, लोग फिराक में है कि अंदर घुस जाएं और घुसपैठ कर भी ले रहे हैं बहुत से लोग।
बांग्लादेश में हिंसा के बाद घुसपैठ लगातार जारी है। बीएसएफ ने बॉर्डर पर 11 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। इन्हें बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा बॉर्डर से अरेस्ट किया गया। इनमें 2 बंगाल से, 7 मेघालय से और 2 त्रिपुरा से पकड़े गए हैं। बीएसएफ गिरफ्तार घुसपैठियों से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उन्हें राज्य पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में बीएसएफ बांग्लादेश के इस वक्त संपर्क में है। 15 अगस्त को देखते हुए बीएसएफ और ज्यादा अलर्ट हो गई है। बॉर्डर पर अफसरों की बैठकों का दौर भी जारी है लगातार, क्योंकि बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश हो रही है। असम के सीएम ने भी इस सिलसिले में एक पोस्ट किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा, आज सुबह 1:30 बजे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान मोतियूर शेख, मुशियार मुल्ला और तानिया मुल्ला और रीता मुल्ला के रूप में हुई है, जिन्होंने करीमगंज सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश की थी। पुलिस ने शून्य बिंदु पर प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप किया और उन्हें तुरंत खदेड़ दिया, जिससे वो घुसपैठ नहीं कर पाए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। हेमंता बिस्वा शर्मा इससे पहले भी घुसपैठ की आशंका जता चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों को यह बात मानना है कि घुसपैठी आए हैं। मैंने झारखंड का इलेक्टोरल लिस्ट का एक एनालिसिस किया था। अभी हमारा 19 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा हो चुका है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% से ज़्यादा एक विशेष समुदाय का लोग बना है वोटर। आपने सुन लिया हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और खबर है। खबर यह है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, यही कोशिश भारत में भी हो रही है क्या? राहुल की तस्वीर आप किसके साथ देख रहे हैं? पुरानी तस्वीर है। विरोधी कह रहे हैं राहुल यूनुस को जानते हैं पहले से, यूनुस से मिले हैं, जो अभी बांग्लादेश में अंतरिम चीफ बने सरकार के। अगली तस्वीर देखिए, राहुल का एक तस्वीर विरोधियों ने वायरल की सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी कुछ अर्थशास्त्र पर बातचीत कर रहे हैं, उसमें भी मोहम्मद यूनुस राहुल के साथ फ्रेम में नजर आ रहे हैं, जो अभी अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं। अब इस बीच क्या हुआ? बांग्लादेश में अराजकता हुई, लोग सड़कों पर निकल आए, हंगामा करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। भारत में एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। यह रिपोर्ट इससे पहले भी आई। यह रिपोर्ट एक शगुफा है, केवल माहौल खराब करने के लिए राहुल गांधी ने इसे लपका और एक बार फिर ऐसे ही कोशिश की है लोगों को डराने की और भड़काने की। इसलिए बीजेपी राहुल पर सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या भारत के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या देश में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है? क्या भारत के खिलाफ साजिश में राहुल गांधी शामिल हैं? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और इसके शेयर मार्केट पर असर के बाद बीजेपी ने यह सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने देश के खिलाफ साजिश में राहुल को शामिल बताया है, जो देश का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। दरअसल शेयर मार्केट और सेबी पर हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के फौरन बाद राहुल का सरकार पर हमले ने माहौल को तल्ख बना दिया है। इस बार सरकार ही नहीं, शेयर मार्केट के जानकार भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन राहुल सरकार से जवाब मांग रहे हैं, शेयर मार्केट को जोखिम का सौदा बता रहे हैं। And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. भाई आपको बताऊं राहुल गांधी ने क्या कहा और बीजेपी ने उसका क्या जवाब दिया है। भारतीय शेयर बाजार में जोखिम है, सेबी प्रमुख ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सब राहुल गांधी के सवाल थे। क्या सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगा? निवेशकों का पैसा डूबा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? खबर है कि सेबी चीफ माधवी महाघोटाले में शामिल है, मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है। इसकी सही जांच सिर्फ जेपीसी से ही हो सकती है। मोदी सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं। बीजेपी ने इसका जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कांग्रेस का षड्यंत्र है। रिपोर्ट का मकसद लोगों का गुस्सा भड़काना है, शेयर मार्केट में घबराहट का माहौल पैदा करना है। शनिवार को रिपोर्ट आई ताकि मार्केट पर असर पड़े,
सोमवार को आज शेयर मार्केट पर इसका असर भी दिखा। दरअसल कांग्रेस देश में निवेश रोकने की साजिश कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि देश में अराजकता और अस्थिरता आ जाए। कांग्रेस के साथ उसके सहयोगी भी इस टूल किट गैंग में मिले हुए हैं। बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस टूल किट गैंग के अहम किरदार हैं। बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस हिंडनबर्ग में मुख्य निवेशक हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हम कामयाब होने नहीं देंगे। सुनिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, उसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market. अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। आइए अब आपको बताऊं कि हिंडनबर्ग का जो बवाल है ये है क्या, ये पूरा शगुफा क्या है, किस पर हंगामा बरपा हुआ है। देखिए जरा, ये बवाल है राहुल गांधी को आप देख रहे हैं और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बनाने वाले, और पीछे राहुल के बगल में जॉर्ज सोरोस खड़े हैं। कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट दे रहा है इसमें जॉर्ज सोरोस का भी निवेश है। राहुल गांधी के करीबी है सोरोस, और ये सेबी की चीफ और वो अडानी। अब पूरा मामला क्या है? दरअसल ये सारा बवाल मचा है एक रिपोर्ट पर। हिंडनबर्ग ने शेयर मार्केट पर एक रिपोर्ट छापी। भारत के शेयर मार्केट पर हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट है जिसमें हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ माधवी पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक माधवी की एक विदेशी कंपनी में हिस्सेदारी है। इस कंपनी का नाम ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड है। यह कंपनी मॉरिशस की है जिसका संबंध विनोद अडानी से है। रिपोर्ट के मुताबिक विनोद अडानी गौतम अडानी के भाई हैं। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद शेयर मार्केट पर असर है, लेकिन इस बार वैसा असर नहीं दिखा जैसा पहले था। जब पिछले साल हिंडनबर्ग ने पहली रिपोर्ट छापी थी 2023 में शेयर मार्केट का बुरा हाल हो गया था। गौतम अडानी के शेयर काफी लुढ़क गए थे क्योंकि इस बार सेबी पहले से सतर्क था। उसने हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया है कि गलत, झूठे, बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने सेबी पर सीधे सवाल उठाए थे। रिपोर्ट को चेयरपर्सन के चरित्र हनन की कोशिश बताया गया। अडानी ग्रुप ने भी रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। कहा हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है, यह अडानी ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश है। रिपोर्ट बदले की भावना के साथ पब्लिश की गई। हमारा ओवरसीज होल्डिंग स्ट्रक्चर पारदर्शी है। हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए आरोप लगाए हैं। हमारा सेबी चेयरपर्सन से कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कमाती है। हिंडनबर्ग की शुरुआत निटिन एंडरसन ने की थी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच का दावा करता था। वो शेयर मार्केट, इक्विटी और क्रेडिट पर रिसर्च करता था, लेकिन रिसर्च और रिपोर्ट के बहाने साजिश के आरोप लगने लगे ताकि कंपनी को शॉर्ट सेलिंग के जरिए करोड़ों का मुनाफा हो सके। इसलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। पहली रिपोर्ट में भी हिंडनबर्ग ने साजिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। आइए, इस पर सियासी हंगामा भी खूब हुआ, सुनिए। कि भारत के अंदर यह आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा, चाहे विषय भारत सरकार की कंपनी का हो या कोई निजी कंपनी का हो। सकारात्मक राजनीति और राहुल गांधी साथ साथ नहीं जाते हैं। अराजकता किस तरह से नकारात्मक राजनीति करनी है, यही आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस का डीएनए बना हुआ है। इंडिया का जो इकोनॉमिक पावर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग खेल खेल रहे हैं,
उसमें कांग्रेस और उसके कुछ साथी देश को ही बर्बाद करना चाहते हैं। और जो लोग हिंडनबर्ग के साथ हैं, खड़े हैं, वह इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं। चाहे कांग्रेस वाले हैं या अपोजिशन में बैठे जो सारे लोग हैं, वो लोग जो बार बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर इतना उछलते हैं, यह और कुछ नहीं है, हिंदुस्तान को तबाह करने का एक विदेशी षड्यंत्र है। आइए तो इस साजिश के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अयोध्या के बाद कन्नौज में पाप। जो खबर आई है, यह तस्वीर आपको याद है, समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान अयोध्या में गैंगरेप का आरोपी जो गिरफ्तार कर लिया गया और जिसके संपत्ति पर बुलडोजर भी चल गया। अब एक और सपा नेता रेप की कोशिश में गिरफ्तार हुआ है। देख रहे हैं, अखिलेश यादव के राइट में खड़ा है और राइट हैंड ही कहा जा रहा है। मिनी सीएम भी इसे कहा जाता था जब अखिलेश सीएम हुआ करते थे, मिनी सीएम। अखिलेश के साथ नवाब सिंह यादव दिख रहे हैं आपको। नवाब सिंह यादव पर रेप की कोशिश का आरोप बच्ची के साथ। अगली तस्वीर देखिए जरा। कन्नौज में पाप और सपा नेता पर यह आरोप है। यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्ची पीड़िता जिसने यह आरोप लगाया है। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद मिनी सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। अखिलेश के दौर का मिनी सीएम देख रहे हैं, पुलिस लेकर जा रही है और साथ साथ फोन भी लगा रहा है किसी को। किसका षड्यंत्र है? एक और सपा का नेता गिरफ्तार हुआ रेप की कोशिश के आरोप में, तो सपाइयों ने हंगामा काट दिया। थाने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है, बहू बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही है। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी? पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। कानून अपना काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अयोध्या के दाग अभी धुले भी नहीं कि कन्नौज में अखिलेश के एक और नेता पर लगे हैं संगीन इल्जाम। समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता एक बेटी की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। अयोध्या में आरोपी मोहित खान सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी था, तो कन्नौज का आरोपी नवाब सिंह यादव अखिलेश और डिंपल का खासम खास था। इतना खास कि कन्नौज में लोग उसे मिनी सीएम तक कहने लगे थे। उसे भी मोहित की तरह रसूख का गुमान होने लगा था। मान रहा था कि वो कुछ भी कर लेगा, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन जानकारी मिलते ही योगी की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और भेज दिया है सलाखों के पीछे। उपचुनाव से पहले सपा नेताओं की इन गंदी हरकत से अखिलेश यादव की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पुलिस और पूंजीपतियों के षड्यंत्र। आइए अब नवाब साहब की हरकत जरा तफसील से बताता हूं आपको। क्या आरोप लगे हैं इनके ऊपर। अखिलेश और डिंपल के साथ तस्वीरें भरी पड़ी हैं इनकी। इससे आपको अंदाजा होगा कि अखिलेश यादव के कितने करीबी हैं ये। अभी इधर है, कन्नौज में अखिलेश का करीबी नेता नवाब गिरफ्तार हुआ है। एक लड़की से गंदी हरकत करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। नवाब ने नौकरी के लिए लड़की को रात में कॉलेज बुलाया। लड़की अपनी बुआ के साथ सपा नेता के कॉलेज पहुंची थी। फोन में बात करते हुए बुआ थोड़ी देर के लिए वहां से दूर हो गई। तभी नवाब ने लड़की से रेप की कोशिश की। लड़की के विरोध और शोर मचाने पर बुआ भागकर वापस आई। पुलिस को फौरन 112 नंबर पर कॉल करके जानकारी दी। दावा है कि सपा का बड़ा नेता होने की धौंस देने लगा। ये कह रहा था कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। नवाब सिंह यादव 25 साल से अखिलेश यादव का करीबी है। 1997 में सपा के छात्र संगठन लोहिया वाहिनी से जुड़ा था। 1999 में कन्नौज से अखिलेश चुनाव लड़े तो नवाब साथ था। तभी से वो अखिलेश यादव का बेहद भरोसेमंद बन गया। 2006 में सपा ने इसे कन्नौज सदर का ब्लॉक प्रमुख बना दिया। डिंपल यादव
कन्नौज से सांसद बनी तो इसे प्रतिनिधि बना दिया, सांसद प्रतिनिधि। कॉलेज, होटल समेत नवाब के पास करोड़ों की संपत्ति है। नवाब वकील भी रहा है और कन्नौज में अच्छी पकड़ भी है इसकी। सपा के राज में उसे कन्नौज का मिनी सीएम भी कहा जाता था। अब वो ब्लॉक प्रमुख नहीं था लेकिन सपा में सक्रिय था। 2024 में कन्नौज में अखिलेश के लिए भी इसने प्रचार किया था। अखिलेश कन्नौज से जीते तो मिनी सीएम वाली हनक दिखाने लगा, लेकिन जानकारी मिलते ही योगी की पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने पॉक्सो समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। कोर्ट ने 2 दिन की हिरासत में इसे भेजा है और 14 को अगली सुनवाई होगी। सुनिए क्या कुछ कह रहा है ये खुद नवाब सिंह यादव और एसपी अमित कुमावत। देश और पूंजीपतियों के षड्यंत्र कराई जा रही है। 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए जरा, मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, एक आध नहीं ढेरों तस्वीरें। अखिलेश और डिंपल तक पहुंच जिसकी हो वो छोटा नेता नहीं हो सकता। एक तस्वीर ये देखिए, ये खड़ा है नवाब सिंह, ये अखिलेश यादव, डिंपल यादव और ये नवाब साहब। अब देखिए जरा, वैसे ही कहानी लिखी जाने लगी, स्क्रिप्ट जैसे अयोध्या वाले मोहित खान के लिए बचाव कर रही थी समाजवादी पार्टी, वैसे ही कर रही। अमित मालवीय ने लिखा, सपा सरकार में नवाब को मिनी सीएम कहते थे, कन्नौज में डिंपल के राइट हैंड और सांसद प्रतिनिधि थे के रूप में नवाब सिंह यादव की पहचान रही है। अब क्या अब भी अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा का असली चेहरा अयोध्या के बाद कन्नौज में सामने आ गया है। कांग्रेस मोहरा श्री अखिलेश यादव जी, अब आप डीएनए की बात करेंगे अथवा पीडीए की करेंगे? जूही सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने कहा, नवाब सिंह सपा के पुराने नेता हैं, मुझे तो आरोप के पीछे साजिश लग रही है। कौन सी नौकरी थी जो बच्ची रात में मांगने गई थी? मामले में नार्को टेस्ट और निष्पक्ष जांच की जाए। सुब्रत पाठक कह रहे हैं, पूर्व बीजेपी सांसद कन्नौज की घटना सपा का चरित्र दिखाता है। अखिलेश के करीबी को पकड़ा जाना क्या दर्शाता है? क्या सपा के लोग ऐसे अपराधों के लिए कॉलेज बनवा रहे हैं? राजभर कह रहे हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ का राज है, चाहे कोई मिनी सीएम बने या अफलातून बने, कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए, अब यूपी में उपचुनाव भी होने हैं। अयोध्या में मोहित खान पकड़े गए, सपा नेता, नवाब सिंह यादव पकड़े गए, सपा नेता, तो सपा घिरी है। सुनिए, समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई अराजकता, खासकर बहू बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसे दरिंदों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले। समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उनके कॉलेज में और एक नाबालिग को नौकरी के नाम पर बुलाकर और उसके साथ रेप करने का प्रयास करना, आपत्तिजनक हालत में पुलिस के द्वारा पकड़े जाना, यह बेहद निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी ये दिखाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था। उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे। कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कह करके पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। उनकी जो मुकम्मल जगह है उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी। कानून का राज है, कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी को भी कितने ही पहुंच रखता हो, चाहे वो मिनी मुख्यमंत्री रहा हो, कहा जाता रहा हो,
चाहे वो अपने को अफलातून हो, कानून अपना काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर कोलकाता से है, रेप की खबर जिस पर पूरे देश में हंगामा हो रहा है। कोलकाता में दरिंदगी और आक्रोश में देश। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, यही वो मेडिकल कॉलेज है जहां उस लड़की, उस डॉक्टर के साथ रेप हुआ। इसके बाद अगली तस्वीर देखिए जरा। कोलकाता में डॉक्टर सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और डॉक्टर्स ने जल्द से जल्द मुख्य आरोपी को पकड़ने की मांग की। और इसकी आंच दिल्ली तक देखने को मिली। दिल्ली में आप देख रहे हैं, दिल्ली के एम्स में, देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डॉक्टर भी आज प्रदर्शन कर रहे थे। अब आपको बताऊं हालात क्या है, डॉक्टर्स की मांग क्या है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। दरअसल कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर का मामला है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त को रेप के बाद हत्या। घटना से आक्रोशित देश के 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। कोलकाता से दिल्ली तक हजारों डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। दिल्ली एम्स समेत सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा प्रभावित हुई। सरकारी अस्पतालों में केवल इमरजेंसी सेवाएं चल रही थी। डॉक्टरों ने सरकार के सामने मांग रखी है, कोलकाता दरिंदगी केस की सीबीआई जांच हो, पीड़ित के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, जांच की जानकारी रोजाना साझा की जाए, ड्यूटी कर रहे डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। भारी दबाव के बीच मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया और ममता बनर्जी ने मृतक के परिवार से मुलाकात की है। ममता बनर्जी ने पुलिस को 18 अगस्त तक का वक्त दिया है और कहा है कि 18 अगस्त तक पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो पश्चिम बंगाल सरकार जांच सीबीआई को सौंप देगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वो डॉक्टर्स जो आज प्रदर्शन कर रहे थे। गुस्सा तो काफी ज्यादा है, जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। गुस्सा बहुत है तो स्ट्राइक पे है, ये पहली बार तो हुआ नहीं है, ये होगी पहली बार है। हर दिन हर रोज होता है, कई केस तो बताते भी नहीं है। सो देयर शुड बी सिक्योरिटी। इस चीज़ में एक निष्पक्ष जांच हो जैसा उनकी भी मांग है और हमें लगता है कि इसमें कोई सेंट्रल एजेंसी आए जो सरकार बोले सेंट्रल एजेंसी को आने से, उस वजह से होगा। हमें पता है ममता बनर्जी ने जी इस चीज़ की सिफारिश करी है, पर हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो। बहुत शर्मनाक घटना जो हुई है कि एक डॉक्टर को जो है उसी के कॉलेज में पहले रेप किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसका मर्डर किया जा रहा है। तो आइए अब आपको एक और जंग के मैदान में लिए चलते हैं। पुतिन के घर में घुसकर, एक तरफ पुतिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की, आप देख रहे हैं घर में घुसकर कैसे हमला हुआ है। दरअसल अब तक पुतिन ज़ेलेंस्की पर हमला कर रहे थे, अब ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर हमला किया। एक तस्वीर ये आपको याद होगी, ये तस्वीर 2022 की मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस वक्त रूस की सेना घुसी थी यूक्रेन के अंदर। अब अगली तस्वीर देखिए जरा, ये देख रहे हैं रूसी सेना यूक्रेन के अंदर घुसी, अब रूस में घुसी है यूक्रेनी सेना। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि कई गांवों पर यूक्रेन की सेना ने कब्जा कर लिया है। रूस के गांव पर पुतिन के देश में घुसकर यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। उसके बाद जो रूसी सेना वहां मौजूद थी, यूक्रेनी सैनिकों ने उन्हें बंधक बना लिया। ये पुतिन के सैनिक हैं जिन्हें यूक्रेन की सेना ने बंधक बनाया है अंदर दाखिल होने के बाद। उसके बाद इन सबको उठाया गया। अगली तस्वीर देखिए, बंदूक की नोक पर इन सबको भरा गया है ट्रक में। ये सारे रूसी सैनिक हैं जिन्हें अभी गिरफ्तार कर लिया गया, अभी ये कब्जे में है, बंधक हैं यूक्रेन की सेना के। आइए अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल हुआ क्या है। इससे पुतिन बौखला गए हैं। इधर ज़ेलेंस्की को इसमें जीत नजर आ रही है।
यूक्रेन का कहना है कि हमने रूसी इलाके में घुसकर हमला किया है और यूक्रेन पर कुर्स्क से रूस ने 2000 हमले किए हैं और उसी जगह से हमने सबक सिखाया है। ग्राफिक दीजिए प्लीज। ये पैगाम है कि हम जवाब दे सकते हैं। रूसी सैनिक सीमा की रक्षा करने में कमजोर है, वो सिर्फ दुश्मनों पर हमला करना जानते हैं और इसी कमजोरी का फायदा उठाया है और 1000 सैनिकों के साथ पलटवार किया है। हमारे 10 से ज्यादा टैंक रूस में घुस चुके हैं और बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। आगे बढ़े उससे पहले